नमस्कार। आज हम कश्मीर में हुए एक ऐसे हमले की परतें खोलने जा रहे हैं जिसकी योजना बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी। ये एक ऐसी साजिश है जो दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और आतंकवाद का एक खतरनाक गठजोड़ तैयार हो रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर की बैसरन घाटी से। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहलगाम के पास ये एक बहुत ही खूबसूरत मैदान है जहां पर्यटक अक्सर घूमने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यही शांत और खूबसूरत जगह एक भयानक त्रासदी की गवाह बनी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई अचानक हुई गोलीबारी नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी, एक जाल था। अब हम इस रिपोर्ट में देखेंगे कि आखिर इसकी योजना कैसे बनी और इसे अंजाम कैसे दिया गया। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला सवाल, यह हमला आखिर हुआ क्यों? इसके लिए हमें उन भू राजनीतिक वजहों को देखना होगा जिन्होंने इस हमले के लिए जमीन तैयार की। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक घटनाओं का एक पूरा सिलसिला है। एक तरफ पाकिस्तान पर एफएटीएफ का वित्तीय दबाव बढ़ रहा था। यह संस्था टेरर फंडिंग पर नजर रखती है। दूसरी तरफ भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। तो इन्हीं सब के बीच एक नए नाम से कश्मीर में ऑपरेशन जारी रखने के लिए एक नया ग्रुप बनाया गया। और ये रणनीति बिल्कुल साफ थी। टीआरएफ को ऐसा दिखाया गया मानो ये कश्मीर का अपना एक स्थानीय ग्रुप हो, लेकिन असल में इसकी कमान लश्कर-ए-तैयबा जैसे पुराने आतंकी गुटों के हाथ में ही थी। ये बस एक रीब्रांडिंग थी। चलिए, अब इस साजिश के मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नेटवर्क कैसे बुना गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले का मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा। वो कोई आम आतंकी नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक ट्रेंड एक्स कमांडो था। उसके होने से इस पूरे ऑपरेशन में एक प्रोफेशनल मिलिट्री जैसी प्लानिंग दिखाई दी। इस हमले के लिए जिस पहले स्थानीय लड़के को भर्ती किया गया वो था आदिल हुसैन ठोकर। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक आम छात्र जो पढ़ाई कर रहा था वो पाकिस्तान जाकर एक ट्रेंड आतंकी बन गया। लेकिन ये लोग अकेले नहीं थे। इनके पीछे एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क काम कर रहा था। इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो खाड़ी देशों से आने वाली फंडिंग को संभालते थे और ऑपरेटिव्स को कश्मीर में घुसपैठ कराने में मदद करते थे। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW होते हैं, ये बहुत ज़रूरी कड़ी हैं। ये लोग बाहर से तो आम जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से आतंकी गुटों को रहने, खाने और खुफिया जानकारी जैसी हर तरह की मदद पहुंचाते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, और वो है टेक्नोलॉजी। इस हमले में जिस लेवल की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वो आतंकी तरीकों में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। हमलावरों के पास जो हथियार थे वो आम नहीं थे। उनके पास AK-47 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड अमेरिकी M4 राइफलें थीं, और इससे भी ज्यादा खतरनाक थी उनकी कम्युनिकेशन और नेविगेशन टेक्नोलॉजी। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें तो आमतौर पर सिर्फ सरकारी एजेंसियों के पास होती हैं, तो फिर ये एक टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीरें इन लोगों के हाथ कैसे लगीं? रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे एक कॉर्पोरेट लूप होल हो सकता है। जांच एक पाकिस्तानी कंपनी BSI की तरफ इशारा करती है। कहा गया है कि इस कंपनी ने एक अमेरिकी सैटेलाइट फर्म मैक्सा टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की, और इसी के जरिए उसे उन प्रतिबंधित तस्वीरों को बेचने का एक्सेस मिल गया जिन्हें वो आगे अपने क्लाइंट्स को दे सकती थी। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तो और भी कमाल का था। उसे ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन था। ये अल्ट्रासेट्स चीन के सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। सिग्नल एन्क्रिप्ट होकर पाकिस्तानी सर्वर से गुजरते थे, जिससे भारतीय निगरानी एजेंसियां उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थीं। अब रिपोर्ट में इन दावों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों के बयानों का भी हवाला दिया गया है। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक CNN इंटरव्यू में खुद ये बात मानी थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं 22 अप्रैल 2025 के उस दिन और देखते हैं कि कैसे इन सारे किरदारों और इस हाईटेक टेक्नोलॉजी को मिलाकर उस खौफनाक मंसूबे को अंजाम दिया गया। ये हमला कोई भगदड़ या अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मेथोडिकल जाल था। पहला कदम मैदान के आने जाने के रास्ते बंद करना, फिर हवा में गोली चलाकर भीड़ को एक तरफ ढकेलना, और फिर धर्म के आधार पर लोगों को अलग करके उन्हें निशाना बनाना। ये सब कुछ सिर्फ 25 मिनट के अंदर हुआ। हमले के बाद जांच तो शुरू हुई, लेकिन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ वो भी काफी परेशान करने वाला है, और हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है।
एक तरफ तो टीआरएफ ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन जब मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा और टीआरएफ का नाम लेकर हमले की निंदा करने का प्रस्ताव आया, तो पाकिस्तान और चीन के दखल के बाद उस प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम ही हटा दिया गया। और आज की तारीख में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भले ही सपोर्ट नेटवर्क पर कार्रवाई हुई हो, लेकिन इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता और हमलावर हाशिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर आज भी फरार हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब आतंकी गुट मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट जैसी प्लानिंग का इस्तेमाल करने लगें, तो भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए हमारी सुरक्षा रणनीतियों को कितना और कैसे बदलना होगा।